Hi, most people don't lack talent, they lack commitment. Commitment is very important. Today is 16th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है। पहलवी डायनेस्टी ईरान से बिलोंग करती है। सिक्किम में है मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंटिन्यूटी ओल्ड ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक्स, इसकी कंटिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है ओलंपिक की फ्लेम। स्टेट्स ऑफ पंजाब, अवध, आगरा, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में था ये महलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। आज के सवाल है, डिंडुगल लॉक है, इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करता है? हु इज नेम्ड टू लीड यूएन ब्यूरोक्रेसी फॉर अ ईयर? एक साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी के लिए किसको अभी नाम किया गया है, नामांकित किया गया है? होम इन द वर्ड एक मेमोयर है, दिस इज पेन्ड डाउन बाय होम। द बुक टाइटल द Tiananmen Square, द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट, अ डिप्लोमेट लुक्स बैक, ये बुक किसने ऑथर किया है? विच ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर एंड हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एग्रेंडाइज, इसका मतलब है एनहेंस करना, पावर, वेल्थ या फिर स्टेटस को। एग्रेंडाइज। इनवेटरेट का मतलब होता है वो हैबिचुअल है। ट्रेवेस्टी मतलब डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स है या फिर इमिटेशन है। ट्रेवेस्टी, जस्टिस। कैलस, कैलस मतलब है डिसरिगार्ड रखना अदर्स के लिए, डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। मल्टीफेरियस का मतलब होता है वो मल्टीफेसेटेड है या फिर डाइवर्स है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं वायरस के वेरिएंट्स। एक ये डबल म्यूटेशन कुछ मिल रहा है, वायरस अलर्ट, विल हैव अ टॉक। दिस इज अबाउट ट्विटर और न्यू आईटी रूल्स। ब्रह्मपुत्रा वैली है। ऑल टेररिस्ट क्रिमिनल्स बट नॉट ऑल क्रिमिनल्स आर टेररिस्ट, ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। This is ready for visitor, Mughal style of architecture. The invisible tax, this is about inflation. Inflation is detrimental है for economy. Bracing for a threat, this is genome sequencing. अमेरिका की गलतियां हैं, forever war, this is अफगानिस्तान and यूएस का ट्रूप्स का withdrawal. An acquittal with no good but the bad and the ugly. जो इन्वेस्टिगेशन होती है, टेक्नोलॉजी डिप्राइव्ड होती है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव केसेस को ट्रिवलाइज कर दिया जाता है। दिस इज अबाउट दैट। नीडेड फुल डिस्कोर्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी एंड दिस इज डेटा पॉइंट नॉट कुकिंग विद गैस। प्रधानमंत्री दिस पहल योजना भी है, हम कुकिंग गैस भी प्रोवाइड कर रहे हैं बट इसका यूजेज नहीं हो रहा है ग्राउंड रियलिटी में, विल हैव अ टॉक। देन दिस इज एफसीआई, इथेनॉल प्रोडक्शन होगा। हॉस्पिटलाइजेशन, यूएस एंड रशिया के टॉक्स, ताइवान एंड चाइनीज फोर्सेस, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है बट ओवरऑल एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, सो दैट इज़ वाई डेफिसिट है। विल हैव अ टॉक ऑन कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कैसे करें। Then this is 1 year of Galwan, monuments open today, cumulative rainfall, monsoon का progress, टेस्ट रन, मिलिट्री ट्रेन, और ये है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ तत्व। This is CSAT solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है AY.1 नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न येट, सेंटर ने कहा है। ये वेरिएंट महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना में मिला है। वायरस अलर्ट, ये वेरिएंट्स हैं, जैसे कोरोना वायरस लिविंग भी है और डेड भी है। वायरस लिविंग है तो वो म्यूटेट करता है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स बनते हैं। सो इन वेरिएंट्स पे ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट है। तो ये कोरोना वायरस का वेरिएंट है जो अभी रिलेटेड टू प्रिवेलिंग डेल्टा वेरिएंट है। अभी जो इंडिया में ऑनस्लॉट हुआ था कोविड का, वो इस डेल्टा वेरिएंट के, प्रोमिनेंटली डेल्टा वेरिएंट के कारण हुआ था। तो डॉक्टर पॉल हैं, एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया कंटिन्यूड म्यूटेशन जो हो रहा है वायरस का, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है।
बायोलॉजिकल फैक्ट है। द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सपोजर रिमेन द सेम, दैट इज वाई नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द वायरस टू स्प्रेड, this not giving opportunities to the virus to spread, this is the way forward। वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। ये नहीं कि लॉकडाउन अब खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो हम सारे प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस फिर से ड्रॉप कर दें, केयरलेस एटीट्यूड कर दें। तो ऐसे में ये जो थर्ड वेव है ना, ये बहुत जल्दी आ जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वायरस का अलर्ट। Then this is despite assurance Twitter yet to appoint compliance officer। ये हमने देखा था न्यू आईटी रूल्स 26 मई 2021। यहाँ हमने देखा था नई आईटी रूल्स में प्रोमिनेंटली बात किया है कि एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा सारे जो ये टेक मीडिया कंपनीज हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा। ये जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा, इसके ऊपर अगर कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल, गवर्नमेंट कोई कंप्लेन आ रही है या फिर कुछ सॉल्यूशन निकालना है, एप्रीहेंशंस, वो सब काम होगा इस कॉम्प्लायंस ऑफिसर का। सेकंड जो था वो था कि ये जो आईटी रूल्स हैं वो बोलते थे कि अगर कोई फेक न्यूज़ है तो उस फेक न्यूज़ का सोर्स क्या है उसको ओरिजिनेट आप पता करो। तो ये एक बात थी। इस पे डाउट्स ये आ रहे थे कि इससे एंड टू एंड एनक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा और ये अगेंस्ट प्राइवेसी होगा। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस न्यू आईटी रूल्स। अब इसका जो पहला कंसर्न था ना कि एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाना है, ट्विटर इसमें बहुत ज़्यादा डिले कर रहा था डिस्पाइट अश्योरेंस, बट फाइनली ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट अभी हो गया है। अगर ये बात नहीं मानते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी न्यू आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो इनका जो सेफ हार्बर का इनको सेफ्टी मिला हुआ है वो इनसे विड्रॉ कर ली जाएगी। सेफ हार्बर क्या होता है? सेफ हार्बर ये होता है कि ट्विटर में अगर कोई भी पोस्ट आ रही है तो इसका जिम्मेदार जिसने पोस्ट किया है वो यूज़र है बजाय ट्विटर। दिस इज सेफ हार्बर। तो फिलहाल के लिए अपॉइंटमेंट हो गया है, अभी न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट हो गया है। नाउ दिस इज ब्रह्मपुत्रा वैली। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर। दिस इज ब्रह्मपुत्रा वैली। ये गुवाहाटी में है। मैं एक बार गुवाहाटी गया हूँ, यहाँ कामाख्या टेम्पल भी है, वेरी ब्यूटीफुल। ब्रह्मपुत्रा वैली इन गुवाहाटी। ये साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं। जो ब्रह्मपुत्रा है ना, ये बहुत ब्रॉड रिवर है। दिस इज वेरी वेरी ब्रॉड। सेवरल साइकिलिंग कम्युनिटीज हैव कम आउट टू हेल्प दोज अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19 पैंडेमिक इन सिटी। तो दिस इज मोमेंट इन द सन। एंड यहाँ पे स्टॉक्स, वैक्सीनेशन के स्टॉक्स हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द फ्रंट पेज, द हिंदू। नाउ लेट अस मूव फर्दर। ये सेकंड पेज है। नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिया है हाई कोर्ट ने कि ऑल टेररिस्ट्स आर क्रिमिनल बट नॉट ऑल क्रिमिनल्स आर टेररिस्ट। तो ये जो टेररिस्ट वर्ड है ना, इसको हमें ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए। हम जस्ट लाइक दैट ये वर्ड यूज कर लेते हैं। नो, टेररिस्ट जो है वो वर्ड ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए, इनसेंसिटिव रिमार्क्स नहीं पास करने चाहिए। कोर्ट ने अर्ज किया कॉशन इन यूज ऑफ द टर्म फॉर कन्वेंशनल ऑफेंसेस। अब जैसे क्राइम है, क्राइम तो बहुत सारे टाइप का हो सकता है। ट्रैफिक ब्रेक किया है तो वो भी एक क्राइम है। अगर आपने से कुछ सेडिशन है तो वो भी एक क्राइम है। देन सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम, बट एवरी क्राइम इज नॉट टेररिज्म। सो दिस वी नीड टू टेक केयर, ट्रिवलाइज नहीं करना है। डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट जो है वो आता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। यूएपीए यहाँ इसका क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, तो इससे वाइड एंड इवन समवॉट वेग है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, इवन सेडिशन में भी 124 जो है, सेडिशन में भी क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी है। वर्ड्स जो है ना उनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, तो वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वेगनेस होने के कारण इसका मिसयूज बहुत होता है। सो जो फ्रेज है टेररिस्ट एक्ट कैन नॉट बी परमिटेड टू बी कैजुअली अप्लाइड, कैजुअली अप्लाइड। सो दिस इज द पॉइंट। ऑल टेररिस्ट क्रिमिनल्स होते हैं बट सारे क्रिमिनल्स टेररिस्ट नहीं होते हैं। ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। This is page number 2. Now look at this photograph. Ready for visitor. ये क्या है? हुमायूं टोम। हुमायूं टोम न्यू दिल्ली में है। ताजमहल का इसे प्रीकर्सर बोला जाता है। मॉन्यूमेंट है कैपिटल में। विल रीओपन फॉर द पब्लिक फ्रॉम टुडे। अब हमारा जो सिलेबस है हिस्ट्री का,
इसमें एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये मॉन्यूमेंट है ना, हुमायूं टॉम्ब, मैं यहाँ भी गया हूँ। हुमायूं टॉम्ब में जैसे हमें क्या मिलता है, आर्किटेक्चर का स्टाइल देखने को मिलता है। जो मुगल आर्किटेक्चर है ना, इट्स एन अमालगमेशन ऑफ इंडियन, पर्शियन और टर्किश, इन तीनों स्टाइल का अमालगमेशन है दिस दिस मुगल आर्किटेक्चर। जो क्लास 11th की आर्ट एंड आर्किटेक्चर बुक है, गो थ्रू दैट बुक, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। इसी के साथ साथ सीसीआरटी की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। तो जैसे मुगल आर्किटेक्चर होता है ना, इसमें जैसे चार बाग स्टाइल होती है, वाटर का एक सोर्स होता है यहाँ पे, ऐसे मिनारेट्स होती है, जैसे ये रेड सैंडस्टोन से है। देन एक ऊपर ऐसे प्लेटफॉर्म बना के ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे कलमकारी भी होती है, यहाँ पे ऐसे दिस नक्काशी की जाती है। तो दीज ऑल आर दिस आर्किटेक्चर के फीचर्स ऑफ दिस मुगल आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मेंशन सम इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क एज वेल। सो इस प्रश्न में आपको मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे एक नोट प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क भी मेंशन करने हैं, जैसे कि ये हुमायूं टॉम्ब हो गया, या फिर रेड फोर्ट हो गया, या फिर ताजमहल हो गया, लाइक दैट। ओके। कलमकारी जो होता है वो बेसिकली एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है दैट इज़ फ्रॉम तेलंगाना। और ये जो मुगल स्टाइल है ना, यहाँ अरबेस्क्यू इस टाइप से ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं, पित्रादुरा होता है, इसमें स्टोन्स को यहाँ पे एनग्रेव किया जाता है। दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ दिस मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, सो दिस इज रेडी फॉर विजिटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, हर बार कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड सवाल आए हैं। सो प्रिपेयर दिस नोट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट एनजीटी ने डिसमिस किया है रिव्यू प्ली अलीजिंग एनवायरमेंटल वायलेशन इन अरावली। ये जो अरावली माउंटेन रेंज है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अरावली है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ओल्ड, ये डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, काफ़ी पुराने हैं, ये वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इसमें फर्दर डिटीरियोरेशन हो रहा है। और अरावली इंपॉर्टेंट है, अरावली है इसीलिए ये जो थार डेजर्ट है, अभी पढ़ा था ना 70% राजस्थान, तो थार डेजर्ट जो है इसका प्रोग्रेस जो है उसको चेक करके रखता है अरावली। तो ये जो चंबल और मालवा का रीजन है, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन नहीं होता है। सेकेंड, अरावली में काफ़ी ज़्यादा दिस बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अरावली रेंज दिल्ली तक आ रही है, हरियाणा, दिल्ली। सो दिस इज अरावली। सुप्रीम कोर्ट क्लोजेज ट्रायल अगेंस्ट इटालियन मरीन। इटालियन मरीन का केस था, यूएन ट्रिब्यूनल में गया, इस केस को अब क्लोज कर दिया गया है। ऑनर्ड फॉर एंडिंग पीरियड पॉवर्टी, दिस इज अमिका जॉर्ज अवेयरनेस। दिस इज यूएई एक्सटेंड्स फ्लाइट बैन टिल जुलाई 6। दिस इज JNPT ऑफिशियल सी। हमने एक टॉपिक देखा था ना फिशिंग का और हनी ट्रैपिंग का। हनी ट्रैपिंग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इसके पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एयरफोर्स में, जैसे JNPT का है, आर्मी में। तो हनी ट्रैप करके यहाँ पर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कंट्री का, वो यहाँ पे हो जाता है एक्सपोज और कॉम्प्रोमाइज। सो दैट इज वाई अवेयरनेस अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनफैक्ट एवरीबडी, दिस हैज टू बी देयर अवेयरनेस। पुलिस ने यहाँ पे सर्चिंग किया है, इस गैंग को इंक्लूड सर्च कर रहे हैं। एंड द पॉइंट इज साइबर सेल, साइबर सिक्योरिटी में हमने देखा था, इमीडिएटली साइबर सेल को यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए। देन दिस इज एडिटोरियल, द इनविजिबल टैक्स। ये बात है इन्फ्लेशन का, सेकेंड वेव ऑफ कोविड है, सबसाइड हो रही है, बट जो स्मूथ रीबाउंड इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, रीबाउंड होगा इकोनॉमी का, हमने सेकेंड वेव के पहले बहुत सारे आर्टिकल देखे कि वी शेप्ड रिकवरी होगी। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा था कि वी शेप्ड रिकवरी होगी। दिस इज द रीजन कि इकोनॉमिक सर्वे या बहुत सारी ऐसे जो प्रिडिक्शंस होते हैं, मूडी का प्रिडिक्शन है, इवन वर्ल्ड बैंक का, RBI का, नीति आयोग का, अभी टाइम इतना वॉलेटाइल है कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं, नंबर्स हैं, इनकी भी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती नहीं है। अब इकोनॉमिक सर्वे का बहुत सारा जो डेटा था ना, वो फिर से अगेन नल एंड वॉइड हो गया, जंक हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड। अब हमारी पॉलिसीज भी चेंज हो जाएगी, स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, अप्रोच चेंज हो जाएगी। तो जो स्मूथ रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी की हमने बातें की थी, वो अब मडल्ड नजर आ रही है। इमरजेंट एक्शन इज नीडेड टू रीन इन इन्फ्लेशन। अब ये एक नया थ्रेट है इन्फ्लेशन, इसको चेक करें। पीपल फेस इनकम लॉसेस, पैसे जो थे, नया पैसा आ नहीं रहा है बिकॉज इनकम लॉसेस भी हुआ है, सैलरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और जो जमा पैसा है वो भी डिटीरियोरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन।
So that is why it is a big cause of worry. Inflation based on wholesale price index is reckoned to have hit a 25-year record है, 13% को टच कर रही है। वाइल रिटेल इन्फ्लेशन भी 6.3% पे है, 4 प्लस माइनस 2 से ज्यादा। तो आरबीआई का अभी बहुत हेडेक होने वाला है। रनवे फ्यूल प्राइसेस इसका मेन रीजन है। पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी कम करे, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करे और स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगाती है उसको कम करे, टैक्स ड्यूटी, सो दैट जो फ्यूल की प्राइस है उसको हम लोअर डाउन कर पाए। फूड में भी पल्सेस, एग्स, एडिबल ऑयल में सर्ज है। वोलाटाइल इन नेचर है, जो फूड होता है ना ये वोलाटाइल होता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते भी नहीं है। बट द पॉइंट इज कोर सेक्टर का भी इन्फ्लेशन में सर्ज हो रहा है, तो अब इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो आरबीआई को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, वो रेट कट करेगा, इजी लिक्विडिटी करेगा, अकोमोडेटिव डोविश स्टैंस लेगा। बट अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई के पास भी ज़्यादा कुछ टूल्स हैं नहीं इकोनॉमी रिवाइवल के। ग्रीन सिग्नल है अगर इन्फ्लेशन लो है, बट इन्फ्लेशन हाई है तो रेड सिग्नल है। तो आरबीआई अकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और अकोमोडेटिव पॉलिसी चाहिए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, तो ये हो जाएगी कैच 22 सिचुएशन फॉर आरबीआई। इसीलिए आरबीआई का अभी बहुत हेडेक होने वाला है। अदरवाइज आरबीआई को कोई एल्बो रूम मिलता नहीं है। पेट्रोलियम को हम जीएसटी के अंदर लाएं, पेट्रोलियम में टैक्सेस जो हैं एक्साइज ड्यूटी सेंटर कट करे और वैट जो है वो स्टेट कट करे, तभी आगे सॉल्यूशन निकलेगा। गवर्नमेंट सेविंग मनी फॉर वेलफेयर एंड वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है कि टैक्स इसलिए कट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। अब इकोनॉमी ऐसे तो चलती नहीं है, दिस इज़ अ वीक आर्ग्यूमेंट। टेम डाउन इन्फ्लेशन करना ज़रूरी है। फॉर अ पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेज, हायर मेडिकल कॉस्ट सिंस द पैंडमिक्स ऑनसेट, ये जो परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन है ये अनटेनेबल है, अनटेनेबल है। No welfare scheme can offset its disproportionately adverse impact on the poor. तो इन्फ्लेशन को टेम करना should be the topmost priority for now. This is the thing. इन्फ्लेशन को टेम करें बिकॉज ये एक इनविजिबल टैक्स की तरह वर्क कर रहा है। जो आपका फिक्स्ड इनकम है या फिर जो आपने सेविंग्स कर रखी है वो सब डिटीरियोरेट हो रही है, जंक हो रही है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन टेम करना नेसेसरी है। दिस इज ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट। ये नेक्स्ट एडिटोरियल है, ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट। यह रेगुलर बात है कि जो वायरस का नया वेरिएंट आया है इसको हम चेक करें, जीनोम सीक्वेंसिंग करें कि वायरस के कौन से वेरिएंट्स हैं। जैसे ये जो नया वेरिएंट है ये अभी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ नहीं है, इसको शुरुआत में ही चेक करने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को करें। अभी भी इंडिया के करीब 4% ही ऐसे हैं जिनको पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है। Time and again, the country has suffered the consequences of lack of preparedness. Lack of preparedness. It is important now not to downplay the seriousness of the threat. Downplay नहीं करें, इसको हल्के से नहीं लें। जीनोम सीक्वेंसिंग जैसी चीजें हैं और वैक्सीनेशन भी करें और एवरीबडी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। अमेरिकाज मिस्टेक्स इन द फॉरएवर वॉर। अमेरिकाज मिस्टेक्स, अमेरिका का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना तो अमेरिका खुद को वर्ल्ड पुलिस मानता है। अमेरिका की जो एक्टिविटीज़ हैं, अप्रोच हैं, ये कोई बहुत सक्सेसफुल भी नहीं रही हैं। यूएस मिसरीड किया सिचुएशन इन अफगानिस्तान, लॉन्ग वॉर जो किया 20 साल तक, और उसका नतीजा क्या निकला? तालिबान अभी भी स्ट्रांग है, हाइट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस में बैक टू जीरो। ये तालिबान है, तालिबान मतलब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है ना इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोलते हैं, ये हम बार बार देखते रहते हैं। यूएस का आउट हो रहा है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे बहुत बुरी तरह पिटा था, टर्कीज यहाँ पे पिट गए, देन मंगोल्स भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। तो द पॉइंट इज अफगानिस्तान जो है यहाँ का टेरेन, ज्योग्राफी जो है वो बहुत यूनिक है। यूएस ने इस बात को समझा नहीं। यूएस यूनिपोलर था, यूनिपोलर वर्ड था बिकॉज यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन था, तो एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा थी यूएसए में। यूएसए को लगा दे विल गो जस्ट लाइक दैट इन अफगानिस्तान, इन्वेड करेंगे, एक्शन लेंगे एंड दे विल बी गुड टू गो। बट ये फेल हो गया प्लान उनका। 11 सितंबर 2021 को यूएसए का विड्रॉवल बोला गया है, इससे पहले भी हो सकता है। ये वॉर ऑन टेररिज्म 20 ईयर्स जो है उसका कोई भी नतीजा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। यूएस ने पहली गलती तो ये की कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं। इसीलिए जो आर्म्ड फोर्सेस में भी होता है ना,
एक पोयम है बड़ी अच्छी, ये SSB 17 SSB बैंगलोर में ऐसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में लिखी हुई है कि जो आर्म्ड फोर्सेस का जो प्रोफेशनल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल है, जैसे कि लॉयर का, डॉक्टर का। बिकॉज यहाँ पर भी यू हैव टू बी लाइक रीडर, रीडिंग करना ज़रूरी है, हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, यू हैव टू बी स्मार्ट, वेल रेड होना ज़रूरी है। आपको वॉर हिस्ट्री, वॉर टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग यू हैव टू रीड, तभी आप प्रिपेयर कर पाओगे बिफोर गोइंग फॉर दिस वॉर। बिकॉज वॉर में यू आर डीलिंग विद द करेंसी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो यूएस ने ये मिस्टेक किया, अफगानिस्तान के बारे में स्टडी नहीं किया, एनीथिंग फ्रॉम द कंट्रीज हिस्ट्री, और ब्लाइंड साइडेड हो गया बाय यूनिपोलर ह्यूब्रिस, कि मतलब अब यही बस सुपर पावर है यूएसए। तो यूएसए ने ये गलती किया। अगर यूएसए हिस्ट्री देखता तो यूएसए को समझ में आता कि 1839 में ब्रिटिश भी ऐसी पावर के ह्यूब्रिस में उन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। ज़रूरत नहीं थी, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट इन्वेड किया ब्रिटिशर्स ने, और फिर वो वहाँ पे पिटे, और बहुत बुरी तरह पिटे थे। मैसाकर हो गया था ब्रिटिश आर्मी का यहाँ पे। देन इसके बाद फिर 1979 में, 1839 में पिटने के बाद जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। अब 1979 में रशियंस जो थे, उनको यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को स्ट्रेंथन करना था, सैल्वेज करना था कम्युनिस्ट को। बिकॉज जो 79 का दौर है, ये है कोल्ड वॉर का दौर। कोल्ड वॉर के दौर में एक तो यूएसएसआर का कैंप है जो फॉलो करते हैं कम्युनिस्ट, देन दूसरा है वो है सोशलिज्म, और जो दूसरा है वो यूएसए का कैंप है, ये फॉलो करते हैं कैपिटलिज्म। तो अगेन इनका थिएटर जो था कोल्ड वॉर का, वो बन गया अफगानिस्तान। तो रशियंस ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में बिकॉज उनको कम्युनिस्ट को यहाँ पे प्रमोट करना था। बट रशियंस ने भी सेम वही मिस्टेक किया, रशियंस यहाँ पे पिटे, और ऐसा पिटे रशियंस का फिर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा थोड़े टाइम पे। अब बिकॉज रशियंस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया था, तो यूएसए, सऊदी, पाकिस्तान, इन लोगों ने रशियन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान की सॉइल पे क्रिएट किए ये मुजाहिदीन। ये वॉर करके इनको ब्रेन वॉश किया गया रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे, और ये एक आर्मी इन्होंने तैयार की। किसने तैयार की? यूएसए ने, सऊदी ने, पाकिस्तान ने, टू डिफीट यूएसएसआर। अब यूएसएसआर तो पिट गया 1989 में, 19 डिसइंटीग्रेशन हो गया 91-90 में। अब ये जो आर्मी तैयार किया है, ये किससे लड़ेगा? इनको लड़ने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये जो मुजाहिदीन थे, इन्होंने फाइट टारगेट स्टार्ट कर दिया यूएसए को। तो ये जो मुजाहिदीन थे, टेररिस्ट ग्रुप थे, दे हैव स्टार्टेड बाइटिंग यूएसए। और फिर 2001 में ये ट्विन टावर्स डिमोलिश होते हैं। तब अब यूएसए बोलता है कि अब वॉर ऑन टेररिज्म करना पड़ेगा। तो सी, लुक एट द पिक्चर, बिगर पिक्चर, कि कैसे पहले मॉन्स्टर्स बनाए गए, अब यूएसए हीरो की तरह इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पे दिस वॉर ऑन टेररिज्म बोल के हीरो बनने की कोशिश करेगा। बट 20 ईयर्स हो गए, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, और यूएसए अब वीकेंड हो गया। तो सी, ब्रिटिश पिटे, रशियन पिटे, यूएसएसआर पिटा, और अब ये यूएसए भी वीकेंड हो गया है 20 ईयर्स ऑफ वॉर में। तो ये एक बड़ी मिस्टेक हुई स्ट्रैटेजिकली, यूएसए ने अफगानिस्तान को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाया, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप हुआ। अब दूसरी बात हुई, ट्रस्टिंग पाकिस्तान प्रूव्ड कॉस्टली। जो पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान एक तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंट्री है नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ जो भी लीडर बनता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह, या तो उसका असैसिनेशन हो जाता है, या फिर उसको एग्जाइल में जाना पड़ता है, या फिर बहुत सेरेमोनसली उसको यहाँ पे डील नहीं करते हैं। प्लस यहाँ पे मिलिट्री कू भी अक्सर हो जाता है। पाकिस्तान का स्ट्रेंथ जो है वो है इसकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसे? जैसे सऊदी है, यहाँ पे ईरान है, सऊदी और ईरान की बनती नहीं है। सऊदी को अगर सेंट्रल एशिया जाना है तो पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा, एंड सेंट्रल एशिया में ही अफगानिस्तान में अगर यूएसए को अपनी ट्रूप्स ऑपरेट करनी है तो यूएसए भी ईरान की से फ्रेंडशिप नहीं है, इधर चाइना है, तो यूएसए भी अगेन पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जाएगा। अब सऊदी और अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो गया, तो चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में आ गया है पिछले कुछ टाइम से। वाई? बिकॉज चाइना को एक्सेस चाहिए इंडियन ओशन का, अरेबियन दिस सी का। तो अगेन इंडिया के थ्रू आ नहीं सकता, तो चाइना के पास एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान को यहाँ पे, पाकिस्तान को यूज करो। तो ज्योग्राफी जो है वो पाकिस्तान को फेवर करती है, बट पाकिस्तान अनट्रस्टवर्दी है। तो यूएसए को ये भी काफी कॉस्टली हुआ। जैसे ओसामा बिन लादेन सालों तक पाकिस्तान में था, यूएसए को पता ही नहीं चला, तो दिस प्रूव्ड कॉस्टली। यूएसए का एब्रप्ट विथड्रॉवल हुआ, तो
अब हो जाएगा एडवांटेज तालिबान, एडवांटेज पाकिस्तान, एडवांटेज चाइना। तो इंडिया को यहाँ पे अब क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, दिस विल नीड टू सी। The war may be winding down for the Americans, but for Afghans, it will continue in one form or another. और जैसे कि हमने सारे वॉर थिएटर्स में देखा, वर्ल्ड की बड़ी पावर्स लड़ती हैं थर्ड कंट्री में, नुकसान किसका होता है, थर्ड कंट्री का नुकसान होता है। जैसे सीरिया इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इराक इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, अफगानिस्तान इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सिमिलर इज द थिंग, विड्रॉवल फॉरेन फोर्सेस का हो जाएगा, बट हु विल पे द प्राइस, ये जो अफगानी है ये पे करेंगे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी एंड ऑल। अब इसमें हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट है, हम केवल एक ही चीज चाहते हैं कि यहाँ पीस आए, स्टेबिलिटी आए अफगानिस्तान में, अफगान लेड हो, अफगान ओन्ड प्रोसेस हो। और इंडिया ने यहाँ पे सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज करते हुए वेलफेयर के काफी सारे मेजर्स लिए हैं फॉर सम टाइम, बिकॉज तालिबान यहाँ पे पावर में आ रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट विलिंगनेस दिखा रही है तालिबान से भी डायलॉग्स करने के लिए। तो ये फिलहाल के लिए डेवलपमेंट है, लेट अस सी। ये काफ़ी अभी फ्लूइड है यहाँ पे सिचुएशन, कैसे डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम व्यू पॉइंट्स वगैरह आगे फर्दर डेवलप करेंगे। एन अक्विटल विद नो गुड बट द बैड एंड द अगली। अब ये जो न्यूज़ है ना, वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। बहुत सारे जो मैटर्स आते हैं वहाँ लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस को करनी होती है उसमें लैप्सेस हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो डिप्राइव्ड है, जजमेंट जो होता है उसमें सेंसिटिविटी नहीं होती रिगार्डिंग क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बेसिक्स ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जुडिशियल फेयरनेस नहीं है, और जो सर्वाइवर है उसके राइट्स नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे जस्टिस डिलीवर कर पाओगे। अक्सर जस्टिस देते वक्त कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। स्टीरियोटाइप किया जाता है इवैल्यूएशन को, वेरी रॉन्ग। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, नाउ सी, इफ समबडी इज विक्टिम, तो ये ड्यूटी है कि उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। ये प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी होती नहीं है और सेंसिटाइज नहीं है इन सब टाइप के मैटर्स में। सो उससे रीजन ये होता है कि अक्विटल मिल जाता है, विच इज नॉट गुड। ये बैड एंड अगली भी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। नीडेड फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। सी, ये 9 मार्च का वीडियो देखो, यहाँ हमने बात किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, काफ़ी अच्छा वीडियो था। इस दिन हमने ये सारे टॉपिक्स देखे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पॉलिटिकल फंडिंग है, इसको लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से प्रॉब्लम ये आया कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस भी मिल सकता है। बेनिफिट्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी और आर्ग्यूमेंट्स भी हैं अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी। इसका आई हैव शेयर्ड वन पीडीएफ और आपने ये प्रश्न भी तैयार किया था, प्रिपेयर अ नोट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो हैव अ लुक, रिवीजन 9 मार्च 2021। अब बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो लूप होल्स है ना, उसको ज़रूरी है हम एड्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन है, पॉलिटिकल डोनेशन इम्प्रैक्टिकल और इनकरेक्ट हो जाता है बाय दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। लेट अस सी। पैराडाइम शिफ्ट इन वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन में अब कोविन प्लेटफॉर्म पे प्रायर रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओ, यू विल गेट द वैक्सीनेशन। एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी, सी, क्रिप्टो का ब्राइट फ्यूचर है, देयर इज नो डाउट। अगर हम इकोनॉमिक्स की बुक देखते हैं ना, तो इवोल्यूशन हुआ है मनी सिस्टम का। जैसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर इसके बाद मेटल करेंसी आई, फिर पेपर करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी आई, अब जैसे क्रिप्टो आ रही है। जो बैंक्स है इनका डीरेगुलेशन हो, वर्ल्ड लेवल की ऐसी कोई करेंसी बने, जैसे डॉलर है, डॉलर का भी काफ़ी लिमिटेशंस है, तो डॉलर को रिप्लेस किया जाए ऐसे किसी टेक्नोलॉजी जो सुपीरियर दिस क्रिप्टो करेंसी टाइप ऑफ थिंग। सो दिस इज गुड, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के एंथुजियास्ट हैं वो इसको काफ़ी एक्टिवली ऐसे प्रोपेल भी करते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई को क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। आरबीआई इज अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, डॉग कॉइन हो, एट्सेट्रा। तो आरबीआई का स्टैंड है अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने पर ये बोला था क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, तो ये तो एक प्रोफेशन हुआ, तो ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, प्रोफेशनल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया था बिटकॉइंस वगैरह में, उसको लिफ्ट कर दिया था
और प्रोफेशनल राइट मान के क्रिप्टो करेंसी को विदहेल्ड, मतलब उसको वापस वापस एक्टिव कर दिया था जो आरबीआई ने बैन लगाया था। बट आरबीआई फिर से एक नए लॉज लाने की कोशिश कर रही है, वो फिर से बैन करेगी दिस क्रिप्टो करेंसी को। सो दिस इज द थिंग, राइट नाउ क्रिप्टो करेंसी का फिलहाल नियर फ्यूचर में इतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देन दिस इज सी, आई एम अफ्रेड दिस कोविड-19 थर्ड वेव नॉट लुकिंग विद गैस। अब ये एक बात है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमने गैस सिलेंडर्स दिए, बिकॉज यू नो कुकिंग जो होती है, कुकिंग हम अगर ट्रेडिशनल कुकिंग से करें तो इंडियन हाउस होल्ड्स में अगर विलेजेस में जाएं तो एक तो होता है काउडंग यूज़ करते हैं, दूसरा होता है वुड यूज़ करते हैं, या फिर यूज़ करते हैं वो कैरोसिन टाइप ऑफ थिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होती है। अक्सर विमेन जैसे अगर कुकिंग कर रही है तो ये देखने में आया है किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टीबी, अस्थमा ऐसी टाइप की बीमारियां होती है, बिकॉज पॉल्यूशन है, स्मोक बहुत ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू यहाँ पे फ्री गैस सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए गए, एलपीजी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। एक और स्कीम आई, वो थी पहल स्कीम क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है, जैसे 1,000 रुपए का सिलेंडर है, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, तो वो 1,000 रुपए का सिलेंडर आपको थोड़ी कम कीमत पे मिल जाएगा। बट बहुत सारे रिच हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली के, तो उनको तो सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, तो उनसे अपील किया गया बिकॉज यू डोंट नीड सब्सिडी, तो आप अपनी सब्सिडी को गिव अप कर दो, गिव अप कैंपेन के थ्रू, ताकि उससे जो पैसे बचेंगे उससे और दूसरा कुछ वेलफेयर एक्टिविटी किया जा सकता है। तो ये थी पहल स्कीम, गिव इट अप कैंपेन, सब्सिडी कुकिंग गैस में। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिलेंडर्स भी हमने प्रोवाइड करा दिए, सब्सिडाइज्ड भी दे दिए, बट फिर भी उसका यूजेज कम है, बिकॉज रिफिल कराना बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। वाइड डिस्पैरिटी है अभी भी, पुअर सब्सिडी का रिजीम है और हायर रिस्क में। तो NFHS 5 का अभी सर्वे हुआ, वो बताता है हाउस होल्ड्स अभी भी सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, और इससे टीबी और इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उससे हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये जो एंटायर सब्सिडी स्कीम है, रिफिल जो बेसिकली है सिलेंडर का, यहाँ पे एक्टिवली फिर से रीथॉट्स ज़रूरी है। देन रिसर्च मस्ट फॉलो प्रोटोकॉल, मिनिस्ट्री नागालैंड बैट स्टडी। FCI जो है वो राइस को यूज करेगा इथेनॉल प्रोडक्शन में। ये टॉपिक है बायोफ्यूल का, अभी फेम स्कीम भी पढ़ा था हमने। बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल्स, बिकॉज बायोफ्यूल्स को अगर हम एक्टिवली स्ट्रीमलाइन करेंगे तो एक तो हमारा जो इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट जो कराते हैं, उससे हमको सेफगार्ड मिलेगा, सेकंड पॉल्यूशन भी कम होगा, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा, इकोनॉमिक भी बेनिफिट होगा। वैसे ही फ्यूल का प्राइस 100 रुपये लीटर हो रहा है, ये भी कम होगा, तो बायोफ्यूल इज गुड। बायोफ्यूल्स में भी हमने जनरेशन देखा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से। अब ये बात है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो एक्स्ट्रा राइस पड़ा हुआ है, तो उसमें से 78,000 टन जो स्टॉक है वो यूज होगा बायोफ्यूल बनाने के लिए। डिस्टिलेशन कैपेसिटी को यहाँ पे 2025 तक डबल करने की बात है। तो अगेन दिस इज गुड, इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा और मोलासेस बेस्ड प्रोडक्शन, फ्रॉम द करंट फोकस ऑन मोलासेस बेस्ड प्रोडक्शन, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10% से बढ़ा के 20% तक लाना चाहते हैं। दिस ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल, बायोफ्यूल में एथेनॉल मिक्स करेंगे हम पेट्रोल डीजल में, तो पेट्रोल डीजल का भी इंपोर्ट है, उसमें हमें थोड़ी राहत मिलेगी। जैब्स हेल्प अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये एक फैक्ट है। वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैक्सीनेशन से एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है, कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती नहीं है अगर कोविड हो भी जाता है तो। दिस इज हाउस स्टैंडिंग कमिटी है, IT रूल्स समन्स ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है दिस एलर्जी हो गया था वैक्सीनेशन से, जैब्स पर हेल्प करती हैं, सो गो गेट वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में अब बैकलॉग आ रहा है डेथ्स का। देन US मूव्स टू टैकल डोमेस्टिक टेररिज्म। नाउ सी, USA को भी उसके खुद के घर को ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक टेररिज्म। अभी ब्लैक एंड वाइट में भी हमने देखा था कितने दिस सीन दिखे थे वर्ल्ड की सबसे दिस बड़ी डेमोक्रेसी का, दिस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का, डोमेस्टिक टेररिज्म। देन ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट, अब सी ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, पहले G8 था, G8 में रशिया भी था, G8 हट गया तो फिर से अब G7 बचा। G7 की मीटिंग हुआ, इसी के बैकड्रॉप में अभी बाइडन और पुतिन का भी मीटिंग है।
क्रेमलिन ऑफिशियल्स ने कहा यूएसए रशिया आर एट एन इम्पास। ये इनके जो रिलेशंस है ना, ये नादिर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउनवर्ड है इनके अभी फ़िलहाल के लिए रिलेशंस। इसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, लेट अस सी। ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट इंकर्शन बाय चाइनीज फोर्सेस। ताइवान, अब जो ताइवान है ना, ताइवान एक अपने आप को असली चाइना बोलता है, और मेनलैंड चाइना है वो भी अपने आप को असली चाइना बोलता है, बिकॉज इन दोनों की हिस्ट्री है। दिस सिविल वॉर जो 1949 में हुआ था, कुओमिंटांग पार्टी यहाँ पे आ गई थी, केएमटी पार्टी। बट ताइवान पे चाइना जो है, मेनलैंड चाइना जो है कम्युनिस्ट वाला, वो ताइवान पे कंटिन्यूसली ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स बनाता रहता है। तो ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट इंकर्जन बाय चाइनीज फोर्सेस। ये जो ताइवान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड के जो चिप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, मेजॉरिटी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग वो ताइवान से आती है, ताइवान में। तो अगर यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ, ऑलरेडी वर्ल्ड में अभी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप्स का शॉर्टेज चल रहा है, बहुत सारे फोन्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे नोट 21 कैंसिल हो गया। देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। अगर ताइवान पे इस टाइमिंग का फायदा उठाकर चाइना ने यहाँ पे एग्रेशन दिखाया, ताइवान को अपने अंदर फिर से इंक्लूड करने की कोशिश की, तो इससे वर्ल्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स में सीवियर इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी में। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। ताइवान में अभी चाइना के लिए इस अपॉर्चुनिटी को चाइना कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा, ताइवान को यहाँ पे अपने इंक्लूड करने के लिए। लेट अस सी, जैसे इनकर्शन हो रहा है ना, ऐसा। कोविड-19 फीडिंग एक्सट्रीमिज्म इन जर्मनी, दिस इज इजराइल। चाइना के साइंटिस्ट ने डिनाई कर दिया वुहान लैब लीक थ्योरी। अब ये यूएई और यमन है। इन्फ्लेशन से स्पाइक हुआ बॉन्ड यील्ड में, और रूपी हिट हो गया 1 मंथ लो में। अब सी, रूपी हिट हुआ है 1 मंथ लो पे। तो इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म होती है, एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी कम होती है, इन्फ्लेशन। सो दैट इज वाई जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन इज नॉट एट ऑल गुड अगर वो 6% के बियॉन्ड ऊपर जा रहा है। डिमांड फॉर डॉलर भी अभी हाई चल रही है। जैसे अब इसी का एक न्यूज़ है, एक्सपोर्ट सर्ज हुआ 69%। एक्सपोर्ट मतलब बाहर हमने निर्यात किया 69% ट्रेड, बट फिर भी ट्रेड डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट हो गया मतलब इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया। तो 69% सर्ज हुआ एक्सपोर्ट में, बट 74% सर्ज हो गया इंपोर्ट में। तो ओवरऑल क्या हुआ, डेफिसिट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, और वो 6.3 बिलियन का है। ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, तभी हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि हम अभी बायोफ्यूल्स में दिस हम ऑल्टरनेट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंपोर्ट ऑफ दिस पेट्रोलियम एंड डीजल है, सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, एक्सपोर्ट सर्ज हुआ, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ। अब सी, वर्ल्ड बैंक का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड होती है। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हम खुद ही प्रोडक्शन करते हैं और इस पॉपुलेशन को वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो अवर इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। बट इससे नुकसान ये होता है, एक लेवल के बाद हम बहुत ज़्यादा रैपिड राइज नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि चाइना ने किया। सो वी नीड टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी से हमें फोकस करना चाहिए थोड़ा एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में। ये स्टेटमेंट था वर्ल्ड बैंक का। ट्राई टू एनालाइज, दिस इज इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ जिस GS3। अब हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात ज़्यादा करना है, तो इसके लिए हमें ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। हमें ज़रूरत है हम हाई इनकम कंट्रीज़ को टारगेट करें जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है रॉ मटेरियल में। जैसे हम क्या करेंगे, हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर वही हम आयरन ओर से बना कोई प्रोसेस्ड मैकेनाइज्ड कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह करें तो वहाँ ज़्यादा मार्जिन होगा प्रॉफिट का। प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग करें तो ज़्यादा मार्जिन होगा प्रॉफिट का। तो हम टारगेट करें हाई इनकम कंट्रीज़ को। स्पेशलाइजेशन करें, जैसे ताइवान ने स्पेशलाइजेशन कर लिया है चिप मेकिंग में, वी नीड टू स्पेशलाइज इन सर्टेन हाई यील्डिंग सेक्टर्स, और डाइवर्सिफाई भी करें। स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी ज़रूरी होती है एक्सपोर्ट के लिए। ईज ऑफ डूइंग जो है उसको हम और अपने पैरामीटर्स बेटर करें, FDI इससे ज़्यादा आएगी। आप बताओ, ईज ऑफ डूइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? नीति आयोग भी रिपोर्ट निकालती है स्टेट वाइज ईज ऑफ डूइंग।
जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लेना, या फिर बिजनेस अगर नहीं चला है तो वाइंड अप कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ईज ऑफ डूइंग में, तो टेल ऑल दोज पैरामीटर्स। करेंसी को कॉम्पिटिटिव बनाना ज़रूरी है, रुपी को। ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है इनको भी हम एनकरेज करें और आत्मनिर्भर भारत भी बने, बिकॉज ओवरऑल हमें ट्रेड डेफिसिट कम करना है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को सब्सटीट्यूट करना सीखें। तो दिस इज अबाउट दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो आपको इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट करना है, एनालाइज करना है। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन, डोमेस्टिक ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन है, इसको हम फोकस करें एक्सपोर्ट पे। देन दिस इज अबाउट गवर्नमेंट स्पीड अप करेगी CCI प्रोब अमेजोन पे। देन ये iQube ई स्कूटर है, आर्बिट्रेटर ने DRL यूनिट पे इतना देने की बात किया है। कोवैक्सिन ने बोला 150 रुपये में इनकी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर एंड WTC। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट न्यूज़ है 1 ईयर ऑफ गलवान। तो यहाँ पे ट्रिब्यूट्स ऐसे दिया जा रहा है, 20 सोल्जर्स हमारे यहाँ पे मार्टर हुए थे। इन अ बिट टू स्टिफल डिसेंट। नाउ सी, स्टेट ब्लर कर देता है लाइन बिटवीन राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिज्म। ये जो टेररिज्म है ना, ये वर्ड कैजुअली यूज नहीं करना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये बात है यहाँ पे। देन दिस इज जर्मन जैवलिन कोच ने बताया ओलंपिक प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं। देन एक्सपर्ट सी न्यू सर्ज इन बैड लोन। सी, फिर से लॉकडाउन लगा, बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब फिर से जो बैड लोन्स है ना, इसकी प्रॉब्लम फिर से आएगी। बैड लोन्स, NPA। देन ये स्मार्ट ICU कर्नाटका के स्टार्टअप्स ने बनाया, ट्रेंड स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे ये मॉन्यूमेंट है, ये कौन सा है? कुतुब कॉम्प्लेक्स है। कुतुब कॉम्प्लेक्स बीइंग डिसइंफेक्टेड अहेड ऑफ इट्स रीओपनिंग टू द पब्लिक। कुतुब कॉम्प्लेक्स। देन पुलिस पर्सनल। अब सी, टेस्ट रन। आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस, अजाइल है या नहीं है, अजिलिटी आती है कि क्विकली डिप्लॉयमेंट हो पा रहा है या नहीं। तो ऐसे करके टेस्ट रन होते हैं। जैसे मिलिट्री ट्रेन है, ये नए इक्विपमेंट्स को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ऐसे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो रहा है, ट्रायल रन। दिस इज गुड। हमें बॉर्डर पे यही चाहिए कि हमारी फोर्सेस तुरंत पहुंच जाए वहाँ पे। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, ट्रेन्स एंड दिस टैंक्स वगैरह, वो क्विकली वहाँ पे डिप्लॉय कर पाए। स्विफ्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी वॉरफेयर में, वॉरफेयर गेम्स। देन दिस इज अबाउट MP डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग्स मोर चिल्ड्रन अंडर कोविड रिलीफ अम्ब्रेला। आप लोगों को लगता है ना, SSB क्वालिफाई किया, आर्मी में ऑफिसर बना तो हमेशा ऐसे एक्शन वगैरह होगा। सी, एक्शन होता है, बट उसके पहले आवर्स एंड आवर्स, ईयर्स ऑफ स्टडी होता है। आप इन ऑफिसर्स को देखो, हमेशा इन्हें कुछ ना कुछ कोर्सेज में बिजी रखते हैं। कभी ये कोर्स हो रहा है, रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है, वॉरफेयर का कोर्स हो रहा है, अलग अलग इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, इवन फॉरेन भी भेजते हैं इन्हें वॉर एज अ सब्जेक्ट को सीखने के लिए, वॉर एज अ सब्जेक्ट। देन दिस इज मोर। तो मतलब जो स्टडी है ना, स्टडी से कभी भी आपको स्टडी एज अ स्टूडेंट रहना पड़ेगा। इवन इफ यू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज, इवन इफ यू बिकम एन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, स्टूडेंट हमेशा रहेगा। मोरल हाई कोर्ट, स्टैंडिंग विद द चिल्ड्रन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑर्फन बाय कोविड। इक्वालिटी इज एवरीवन्स वर्क, इक्वालिटी वर्क में भी और इन जनरल डे टू डे एक्टिविटीज में भी। री लर्निंग असेसमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें टीचिंग स्टूडेंट्स का, इवैल्यूएशन। बिकॉज अगर नेक्स्ट ईयर भी कोविड की ऐसी ही सिचुएशन बनी तो फिर हम क्या करेंगे? क्या फिर हम एग्जाम कैंसिल कर देंगे? क्या फिर हम फायर फाइटिंग मेजर करेंगे? CBSE ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं लाया कि वो इवैल्यूएट कैसे करेगा स्टूडेंट्स को। सो वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। स्कूल्स में अदरवाइज एजुकेशन बहुत बुरी तरह हैम्पर हो रही है, लर्निंग आउटकम पुअर आ रहे हैं। दिस इज बाइडन ट्रम्प। दिस इज हंगरी एंड चाइना डाउन प्ले रिपोर्ट्स ऑफ लीक एट दिस ताइशान न्यूक्लियर प्लांट। खमेनी, ईरान में इलेक्शंस हो रहे हैं। इजराइल नेतन्याहू। मॉनसून अर्ली आ गया इस बार। मॉनसून जो होता है ना, 1 जून को यहाँ पे आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है उसका। मॉनसून इस बार जो है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और साइक्लोन यास, मॉनसून का जो अराइवल है वो जल्दी हो गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या बेनिफिट्स क्या होंगे? समर्स क्या इस बार शॉर्ट होगा? क्या इस बार जो फसल की जो बुवाई होनी है उसके लिए फील्ड रेडी हो गए टाइमली, यहाँ पे दिस सीड्स प्रिपेयर हो गए या नहीं हो गए? ये सब चीज़ें देखना होगा। और प्लस मॉनसून जल्दी आ गया है तो ऐसा तो नहीं कि फिर बीच में ब्रेक आ जाए, बिकॉज जो रेंज है ना ओवरऑल तो वो सरप्लस में रहेगा, नॉर्मल मॉनसून रहेगा, 101% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज। बट
उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किन किन सीजन्स में होगी, किन किन एरियाज में होगी, ये देखना भी इम्पोर्टेंट है, तभी इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनसून होती है। बट क्लाइमेट चेंज के कारण ये पैटर्न्स इवॉल्व हो रहे हैं, क्लाइमेट इज चेंजिंग। एस्ट्राजेनेका डेल्टा डोजेस फाउंड क्रूशियल, वैक्सीनेशन इज गुड। ट्विटर लूज कर सकता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, बट इन्होंने ऑफिसर यहाँ पे कॉम्प्लायंस ऑफिसर बना दिया है। टेक ऑफ ईयर 17 ईयर्स, दिस इज सर्विस टैक्स। अब जैसे ये क्लाउड टेल है, ये अमेजोन की खुद का इसका स्टेक है क्लाउड टेल में। क्लाउड टेल में ये प्रोडक्ट सेल करता है अमेजोन प्लेटफॉर्म पे। अब प्लेटफॉर्म भी इन्हीं का है और सेलर भी इन्हीं का है, तो ये मोनोपोली हो गई ना, और टैक्सेस वगैरह का यहाँ पे बात है। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम हिंदी में देखते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कुछ ही दिन पहले हमने देखा चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ में, तो ये 17 दुर्लभ धातु तत्व का समूह है। इस सारणी में जैसे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, 15 लैंथेनाइड है, स्कैंडिनियम, अट्रियम, लैंथेनाइड्स, ये कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट इनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। ये 17 दुर्लभ तत्व में सीरियम आता है, देन दिस इज डिस्प्रोसियम, अर्बियम, यूरोपियम, गैलिडीनियम, गैडोलीनियम, होल्मियम, लैंथेनम, ल्यूटेशियम, दिस इज नियोडिमियम, ये है प्रोजोडो, हीमियम, दिस इज प्रोमीथियम, यू रीड इट, दीज आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका इंपॉर्टेंस है बिकॉज मैग्नेटिक में इनकी स्पेशल क्वालिटीज होती है, केमिकल स्पेशल क्वालिटीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, नेटवर्क, इन सब में इनका स्पेशल रेलेवेंस है। और 95% ऑफ दिस रेयर अर्थ एलिमेंट लोकेटेड है चाइना में, तो सब चाइना पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जापान डिपेंडेंट, यूएसए डिपेंडेंट, इंडिया भी डिपेंडेंट है। जो भविष्य की प्रौद्योगिकियां हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई इनके भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी है। ओके, तो ये दुर्लभ तत्व है, खनिज है। अब ये है सी सेट। सी सेट में पहला सवाल आसान था, एक्स प्यूपिल है क्लास में, सबका कितना आधा नंबर बढ़ गया एवरेज, तो एक्स है तो टोटल कितना बढ़ा, हर एक का हाफ बढ़ा, टोटल एक्स थे तो x/2 टोटल मार्क्स बढ़े। कहाँ से बढ़े? 83 की बजाय 63, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20, तो 20 इज इक्वल टू दिस x/2। 20 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एक्स स्टूडेंट्स में और हाफ हाफ इंक्रीज हुआ, तो x इज इक्वल टू 40। ये भी इजी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, स्टूडेंट्स अबव 8 ईयर्स ऑफ एज कितने हुए? 20% है, बिलो तो अबव कितने हो गए? 80%। 80% ऑफ x 8 ईयर्स प्लस हो गए। अब एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, 80 प्लस x हो जाएंगे 2/3 ऑफ नंबर ऑफ 8 ईयर्स विच इज 48, तो ये हो गया 80% ऑफ x 48 प्लस 2/3 ऑफ 48, तो x हो गया 100। ये भी बड़ा आसान है, एरर कितना हुआ वो फाइंड करें। एरर परसेंटेज जब भी निकालना है तो वो बेस में आता है, ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 3, 5, दिस ओरिजिनल था, दिस इज द चेंज, और ये ओरिजिनल था 5x/3, तो ये हो गया 64%। इंस्टेड ऑफ दिस ये था ना, तो ओरिजिनल 5/3x, तो दिस इज 64%। आज का सवाल है, if a person walks at 14 km/h instead of 10 km/h, he would have walked 20 km more. So the actual distance traveled by him is, easy question, quickly, speed and accuracy. ट्रेन ट्रेवल करती है 50% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम, रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया एट द सेम टाइम। ऑन द वे ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन, द स्पीड ऑफ द कार कितनी थी? तो दोनों ने सेम टाइम पे यहाँ पे ट्रेवल किया, बट ट्रेन को 12.5 मिनट बीच में स्टॉपेज भी लगा, तो आपको बताना है कार का स्पीड क्या है। A man complete a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 km/h और सेकेंड हाफ उसने किया 24 km/h में, दो पार्ट में डिवाइड किया, ये 21 और ये 24, तो आपको बताना है टोटल जर्नी इन किलोमीटर क्या होगी। क्विक, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। ये सॉल्यूशन है। ये है रेयर अर्थ एलिमेंट, इसका हमको स्ट्रैटेजिक क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंडिया की सिक्योरिटी में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ना है। मॉनसून जो है इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, टेस्ट रन है, मॉन्यूमेंट्स 1 ईयर ऑफ गलवान, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको हम एक्सपोर्ट लेड कैसे करें? आंसर, देन जैब्स, इन्फ्लेशन, दिस इज एलपीजी, क्रिप्टो करेंसी, अक्विटल नॉट गुड, और ये बात है अफगान, दिस अमेरिका फॉरएवर वॉर, ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट, इनविजिबल टैक्स, मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखना है।
virus variant. So this is 16th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.